बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, और ये भी उम्मीद करती हूँ आप लोग पढ़ रहे होंगे साथ साथ जो चीज़ें हम अब तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब तक हम सोशल बिहेवियर, लॉ एंड एथिक्स में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या इसमें पढ़ा है। सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ बिहेवियरल साइंसेस। बिहेवियरल साइंसेस क्या होती हैं, उसमें हम ह्यूमन बिहेवियर देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी इन कंडीशन ऑफ हेल्थ एंड डिजीजेस। फिर हमने उसमें साइकोलॉजी का रोल पढ़ा। साइकोलॉजी क्या कहती है, ह्यूमन माइंड को स्टडी करती है। सोशियोलॉजी क्या करती है, सोशियोलॉजी देखती है एक ह्यूमन का सोसाइटी में रहते हुए क्या बिहेवियर है, और वो सोसाइटी, फैमिली और डिफरेंट कल्चर उस पर क्या असरअंदाज होते हैं इंसान के बिहेवियर पे। फिर हमने एंथ्रोपोलॉजी का रोल पढ़ा। उसमें हमने देखा इंसान कैसे कैसे बना, डेवलप कैसे हुआ। फिर हमने और डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज देखी, जैसे इथोलॉजी, स्टिमुलस। इथोलॉजी क्या होती है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर को कहते हैं। स्टिमुलस होता है कि आपकी एक्सटर्नल और इंटरनल जो चेंजेस आ रही हैं वो बॉडी कैसे सेंस करती है। रिस्पॉन्स जो होता है वो कोई भी रिएक्शन होता है स्टिमुलस को। एथिक्स क्या होती हैं, एथिक्स फिर हमने पढ़ा कि मॉरल फिलोसफी को बोलते हैं, फिलोसफी की ब्रांच है। और कोड ऑफ एथिक्स जो है वो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं, एक सिस्टम होता है जो कंपनीज यूज़ करती हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं, इंडिविजुअल्स यूज़ करते हैं इन देयर डिसीजन मेकिंग एंड एटसेट्रा। फिर लॉ पढ़ा। लॉ क्या होता है, कोई भी रूल ऑफ या एक्शन होता है, कोई भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी उसको यूज़ करती है। फिर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट्स को आउटपुट्स में कन्वर्ट करती है। फिर कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन क्या है, प्रोसेस है ट्रांसमिशन का, रिसीविंग मैसेजेस का, आइडियाज़ का। दो लोग या दो से ज़्यादा लोग या कम्युनिटी में या कंट्रीज आपस में कम्युनिकेट करती हैं थ्रू मैसेजेस, व्यूज़, थॉट्स, एक्टिविटीज़ एंड अदर फेयर्स बिटवीन द पीपल ऑफ स्पीच, विजुअल सिग्नल्स, राइटिंग और बिहेवियर एट्सेट्रा। फिर हमने बिहेवियर और काइंड्स ऑफ बिहेवियर पढ़ा। उसमें हमने बिहेवियर की डेफिनेशन देखी कि रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू वेरियस स्टिमुलाई इज कॉल्ड बिहेवियर। फिर सोशल बिहेवियर भी पढ़ा कि इसी बिहेवियर को जब आप सोसाइटी में ले आएंगे तो वो सोशल बिहेवियर कहलाएगा। फिर उसके बाद काइंड्स पढ़ी। काइंड्स जो हैं वो दो तरह की होती हैं, इनेट बिहेवियर, लर्नड बिहेवियर। इनेट जो आप पैदाइशी तौर पे, विरासती तौर पे लेके पैदा होते हो, और लर्नड बिहेवियर होता है जो आप एक सोसाइटी में, दुनिया में रहते हुए सीखते हो चीज़ों को। नेक्स्ट हमने पढ़ा प्रिंसिपल्स क्या हैं सोशल बिहेवियर के। अब 7 तरह के असूल हैं जिन पे रह के सोशल बिहेवियर जो है वो बना है। पहले तो आप क्रिएट फर्स्ट इंप्रेशन पॉजिटिव। फिर दूसरा, ट्रीट एवरीवन विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। फिर कम्युनिकेट करें इफेक्टिवली। देन एक्नॉलेजिंग एंड अमेंडिंग। फिर मेंटेनिंग अ सेफ एनवायरनमेंट, अपने इर्द गिर्द का माहौल जो है वो सेफ रखना। प्रोटेक्टिंग कॉन्फिडेंशियली एंड प्राइवेसी, जो प्राइवेसी होती है लोगों की उसको प्रोटेक्ट करना। यूजिंग की वर्ड एट की टाइम पे जो बात जहाँ होनी चाहिए वो वहीं इस्तेमाल करना। ये 7 प्रिंसिपल थे जो हमें सोशल बिहेवियर के पढ़े। देन हम डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल पे आए, जो एरिक्सन ने साइकिल, ह्यूमन लाइफ साइकिल बताया। इन्फेंसी स्टेज क्या होती है, अर्ली चाइल्डहुड, प्ले एज, स्कूल एज, एडोलिसेंस, यंग अडल्टहुड, मिडिल अडल्टहुड एंड लेट अडल्टहुड। इसमें इंसान पैदा होने से लेकर मरने तक की सारी स्टेजेस उसने बताई। देन हमने सी पॉइंट जो था वो पढ़ा, जेनेटिक, कल्चरल एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर, जो विरासती और रवायती और आपके इर्द गिर्द के माहौल का रवैयों पे क्या असर होता है वो हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हम आगे मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस पे। इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो यही है, मेंटल हेल्थ इंसान की कैसे मैटर करती है, क्या होती है, और फिर उससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं अगर थोड़ी भी उसमें ख़राबी आ जाए तो वो कौन कौन सी है, और फिर उनको ट्रीट कैसे किया जाता है।
ये भी सोसाइटी से लिंक्ड है, सोशल बिहेवियर से लिंक्ड है। मेंटल हेल्थ में हमने फिर आगे जो है देखा कि एक इंसानी जो दिमाग है वो किस किस तरह काम करता है, फ्रॉम चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस टू अडल्टहुड, हर स्टेज ऑफ लाइफ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर मेंटल इलनेस की हमने जो है डेफिनेशन देखी, वो डिसऑर्डर्स होते हैं, सीरियस से सीरियस भी हो सकते हैं, मॉडरेट भी हो सकते हैं, उनकी कॉजेज़ देखी। फिर टाइप्स पे आ गए, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, मूड के भी कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, और कुछ पर्सनैलिटी के भी डिसऑर्डर्स होते हैं, एंड ऑल दैट। ट्रीटमेंट में फिर हम आ गए, ट्रीटमेंट इनका कैसे किया जाता है। ट्रीटमेंट डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, इन सारी चीज़ों का साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी किया जाता है, हॉस्पिटलाइजेशन भी दी जाती है, राइट। फिर इसके अलावा मेडिकेशंस भी दी जाती हैं इन सारी चीज़ों के साथ मिला के। इनिशियल असेसमेंट करता है पहले डॉक्टर की, इसको ज़रूरत है भी कि नहीं, क्या इसकी नींद पूरी हो रही है, क्या ये कंसंट्रेट कर पा रहा है अपने काम पे, कहीं ये लंबे अरसे से डाउन फील तो नहीं कर रहा, सैड फील तो नहीं कर रहा। इसमें रोल ऑफ साइकाइट्रिस्ट आ जाते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर जो फिजिशियंस होते हैं वो बताते हैं क्या क्या करना चाहिए, पब्लिक हेल्थ केयर आ जाती है, प्राइवेट हेल्थ केयर भी दी जाती है, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज भी दी जाती हैं। फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आ जाते हैं, उसमें आपकी डिफरेंट थेरेपीज़ की जाती हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर देखा जाता है कि इसकी दिमाग में इंसान के क्या क्या चल रहा है। फिर इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी देखी जाती है, फिर डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी देखी जाती है, इमोशंस और रिस्पॉन्सेज इंसान के क्या हैं। ट्रीटमेंट विद मेडिकेशन पे आ जाते हैं, फिर जब इन चीज़ों से भी नहीं होता तो मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं जो सीरियसली इफेक्टेड होते हैं। एंटी डिप्रेशन मेडिसिन दी जाती हैं, और फिर एंटीसाइकोटिक मेडिसिन भी दी जाती हैं, ख़ासतौर पर शिज़ोफ्रेनिया एंड बाइपोलर डिजीज़ में। उसमें रेस्पेरिडोन है, और भी बहुत सारी ओलेंजापिन वगैरह दवाइयाँ हैं, मूड स्टेबलाइजिंग एंड मेडिकेशंस, इस तरह की और भी ट्रीटमेंट किए जाते हैं। मेंटल डिजीज़ पे आ जाते हैं। जो आज हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली मेंटल डिजीज़ पे, कि मेंटल डिजीज़ बेसिकली हैं कौन कौन सी और उनके ट्रीटमेंट्स क्या क्या हैं, उनकी कॉजेज़ क्या क्या हैं और रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। मेंटल डिजीज़ में आ जाती हैं आपकी एपिलेप्सी है, एंग्जाइटी, फोबिया, शिज़ोफ्रेनिया एंड पैनिक डिसऑर्डर। नंबर 1 वी आर गोइंग टू स्टडी इज एपिलेप्सी। एपिलेप्सी आप लोगों ने बहुत कॉमनली सुना भी होगा, उर्दू में ज़्यादा सुना होगा, जिसको मिर्गी का दौरा बोलते हैं। एपिलेप्सी इज अ ब्रेन डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन हैज़ रिपीटेड सीजर्स। सीजर्स झटकों को बोलते हैं, दौरों को बोलते हैं, ओवर टाइम, ठीक है। सीजर्स आर एपिसोड्स ऑफ डिस्टर्ब्ड ब्रेन एक्टिविटी। इसमें क्या होता है, ब्रेन एक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है, दैट कॉज चेंजेस इन अटेंशन और बिहेवियर। फिर आपको नहीं पता होता, इंसान को जब मिर्गी का दौरा पड़ता है तो उसको नहीं पता होता, उसको झटके लग रहे होते हैं कि वो किस दुनिया में है, उसको नहीं पता उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा होता है, उसका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है, उसकी अटेंशन भी डिस्टर्ब हो जाती है। इस कंडीशन को एपिलेप्सी बोलते हैं। कॉजेज, इंसिडेंट्स एंड रिस्क फैक्टर्स। Epilepsy occurs when permanent changes in brain tissue cause the brain to become too excitable or jumpy. अब epilepsy कब होगी, जब परमानेंट चेंजेस आ जाए, मतलब ब्रेन टिश्यू में, ठीक है, काफ़ी अरसे से आ रही हों और परमानेंट हो जाए। फिर वो ब्रेन को क्या बना दें, या तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेबल बना दें, मतलब बहुत ज़्यादा बम्बार्डमेंटली जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करना शुरू हो जाए, नर्व इम्पल्सेस मूव करना शुरू हो जाए दिमाग में, या फिर जंपी बना दें, ठीक है, कंट्रोल में नहीं रहता बेसिकली दिमाग इंसान का। द ब्रेन सेंड्स आउट एबनॉर्मल सिग्नल्स। ब्रेन जो है एबनॉर्मल सिग्नल भेजता है पूरी बॉडी को, जिसकी वजह से इंसान जो है वो मदहोशी की हालत में चला जाता है। दिस रिजल्ट्स इन रिपीटेड अनप्रिडिक्टेबल सीजर्स। इट मे बी ड्यू टू हेड स्ट्रोक और हेरिडिटी। या तो ये किसी जो है इसकी कॉज क्या हो सकती है, या कहीं आपको कहीं चोट लगी है दिमाग पे, सर पे, या फिर आपकी विरासत में होगी। ये एपिलेप्सी है, ठीक है। अब इसमें क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियस, इंसान को नहीं पता कॉन्शियसनेस चली गई है, एंग्जाइटी, परेशानी भी है, स्टेयरिंग, ठीक है, घूरना, एक चीज़ को घूरते रहना, आँख नहीं झपक रहे, वीकनेस हो जाना बहुत ज़्यादा, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड जर्किंग, मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, खिंच जाते हैं, और जर्किंग स्टार्ट हो जाती है, झटके लगना स्टार्ट हो जाते हैं। ये रिसीविंग न्यूरॉन्स का दिखाया हुआ है, रिसीविंग न्यूरॉन है, ये ट्रांसमिटिंग मैसेज है, और ये ट्रांसमिटिंग मैसेज डिस्कनेक्ट हो गया यहाँ से, ठीक है। ये गाबा इनहिबिटरी एंड गाबा एक्साइटेटरी, ये जो है ये रिसेप्टर्स होते हैं, हेल्प आउट करते हैं जो
मैसेज रिसीव और ट्रांसमिट करने में। एपिलेप्सी इज द डिसऑर्डर मार्क्ड बाय डिस्टर्ब्ड इलेक्ट्रिकल रिदम्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इलेक्ट्रिकल जो रिदम्स होते हैं ना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये एपिलेप्सी है। आपको नज़र आ रही है बंदा शेकीनेस की हालत में। एंटी एपिलेप्टिक अब ड्रग्स कौन कौन सी दी जाती हैं इसको ठीक करने के लिए? वो बेंजोडाइजेपीन्स हैं, बारबिचरेट्स की क्लास जो है उसमें से बहुत सारी दी जाती हैं, सक्सीनेट्स हैं, हाइड्रेंटॉइन है और फिनाइल ट्राइजीन। ये दवाइयाँ जो है ना ये दी जाती हैं एपिलेप्सी की सूरत में। नेक्स्ट इज एंग्जाइटी। एंग्जाइटी हमने पहले पढ़ा था शॉर्ट टर्म के लिए होती है कोई भी परेशानी, जब वो अचीव हो जाता है कोई भी गोल आपका तो फिर आप ठीक हो जाते हो। एंग्जाइटी इज अ जनरल टर्म फॉर ऑफ सेवरल डिसऑर्डर्स दैट कॉज नर्वसनेस। आप कंफ्यूज हो किसी सिचुएशन में, फेयर किसी चीज़ का खौफ है, अनईजीनेस है, आप किसी चीज़ को करने में आसानी फील नहीं करे, एंड वरिंग और परेशान हो। दीज डिसऑर्डर्स अफेक्ट हाउ वी फील एंड बिहेव। ये डिसऑर्डर जो है ना फिर आप कैसे बिहेव करे हो या क्या फील करो उनको इफेक्ट करते हैं। दे हैव क्लियर रियल फिजिकल सिम्टम्स। ठीक है, आपको नज़र आ सकता है फिजिकल सिम्टम्स जो हैं वो क्लियर होते हैं एंग्जाइटी के। पसीना छूटना, टांग हिलाते हैं अक्सर लोग एंग्जाइटी में, कुछ लोग नाखून चबाते हैं, कुछ लोग खाना ज़्यादा शुरू कर देते हैं कोई भी परेशानी हो, कुछ लोगों को घबराहट होना शुरू हो जाती है, कुछ लोग चलते बहुत ज़्यादा है तेज़ तेज़ और इधर उधर घूमते रहते हैं। माइल्ड एंग्जाइटी इज़ अनक्लियर एंड अनसेटलिंग। ये अनक्लियर होती है जो माइल्ड एंग्जाइटी होती है और अनसेटलिंग होती है। वाइल सिवियर एंग्जाइटी कैन बी एक्सट्रीमली अनबेरेबल हैविंग अ सीरियस इम्पैक्ट ऑन डेली लाइफ। सिवियर जो एंग्जाइटी होगी ना वो अनबेरेबल होगी और बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता और आपकी डेली लाइफ पे सिवियर इम्पैक्ट हो सकता है। ये देखिए एक जी एंग्जाइटी की आपको एक पिक्चर मैं शो करवा रही हूँ यहाँ पे। ये बंदा कंफ्यूज है, अब इसको क्या क्या मसला है? पेरेंटिंग जो स्टाइल है वो इफेक्ट करी है कि माँ बाप का रवैया आपके साथ कैसा है। आइसोलेटेड अपब्रिंगिंग, एंग्जाइटी की वजह ये भी हो सकती है आपकी जो परवरिश है वो कहीं अकेले, आप इकलौते तो नहीं हो या आप खानदान से दूर तो नहीं रहते, वहाँ तो नहीं हुई। अक्सर ऐसा होता है जो बच्चे दूर दराज अपने माँ बाप के साथ रहते हैं और फैमिली से कट ऑफ रिश्तेदारों से थोड़ा दूर फासले भी होते हैं, वो थोड़े चिड़चिड़े होते हैं और किसी से मिलते जुलते नहीं है ज़्यादा। ब्रेन स्ट्रक्चर भी बहुत डिपेंड करता है, डाइट डिपेंड करती है, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। आप एक चीज़ जो है सोसाइटी की उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर पा रहे हो तो वो आपको परेशानी होना शुरू हो जाती है। अर्ली ट्रॉमेटिक इवेंट, कोई ऐसा आपके साथ जो है वो इवेंट हुआ है परेशानी वाला कि लोग मजाक उड़ाएंगे, इस चीज़ की भी एंग्जाइटी होती है। ऑब्जर्विंग अदर्स विद सैड, दूसरे लोग जो हैं वो परेशान हैं उनको भी ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप पे गहरा असर पड़ेगा। फिर जेनेटिक्स, कुछ चीज़ें विरासती तौर पे भी आती हैं। ये थी एंग्जाइटी। अब एंग्जियोलिटिक ड्रग्स कौन कौन सी हैं वो भी मैं बता देती हूँ। बेंजोडाइजेपीन्स होती हैं, 5-HT रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं, 5-HT1A एगनिस्ट हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स दिए जाते हैं, मायो इनहिबिटर्स दिए जाते हैं, बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स। ये जो हैं दवाइयाँ, ये क्लासिफिकेशन है एंग्जाइटी में जो दी जाती हैं। नेक्स्ट इज डिप्रेशन। What is depression? Depression is a common disorder and is described as feeling of sadness. इसमें उदासी होती है, लोनलीनेस अकेलापन है, लॉस ऑफ वेल बीइंग, अपने आप पे जो है वो लॉस अपना आप ख़त्म हो जाता है इंसान का, अच्छापन नहीं रहता। समटाइम्स एंगर, फियर एंड डिससेटिस्फैक्शन, कभी गुस्सा होता है, कभी खौफ होता है किसी चीज़ का और कभी आप मुतमईन नहीं होते किसी भी चीज़ से। इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ एपिटाइट और ओवरटेकिंग। ये इसमें कभी कभी आपकी भूख बिल्कुल मर जाती है या फिर बहुत ज़्यादा खाना शुरू हो जाते हो। लैक ऑफ स्लीप और एक्सेसिव स्लीप, या बहुत ज़्यादा सोते हो या बिल्कुल नहीं सोते। डिप्रेशन कैन बी प्राइमरी क्लिनिकल डिप्रेशन ड्यू टू सम साइकाट्रिक डिसऑर्डर. It can be secondary to other causes like some emotional insult or incident like extreme poverty, war, some natural disaster, divorce, health of beloved, love breakup, failure in examination, loss of job or due to excessive work. It also develops as a side effects of some drugs like steroids, antihypertensive or due to chronic disease like cancers. अब डिप्रेशन की वजह क्या हो सकती हैं? कुछ प्राइमरी भी हो सकती हैं ड्यू टू सम साइकाट्रिक डिसऑर्डर, ठीक है, या कुछ आपकी सेकेंडरी भी हो सकती हैं। वो आपको किसी चीज़ का ना मिलना है, कोई आपकी किसी ने बहुत बुरी तरह इंसल्ट की हो, डाइवोर्स हो जाना, आपके किसी प्यारे का बिछड़ जाना, फेलियर इन एग्जामिनेशन हो जाना, जॉब छूट जाना, या बहुत ज़्यादा वर्क का बर्डन हो जाना, किसी
ड्रग की जो ज्यादती की वजह से साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं। आप मेडिसिन ले रहे हो, जैसे स्टेरॉइड्स हैं, उनकी वजह से भी हो सकता है। आप बीपी की दवाइयाँ ले रहे हो, उससे भी आपको डिप्रेशन हो सकता है। या कोई आपको बीमारी ऐसी रही, खुदा न खास्ता, जैसे कि कैंसर लोगों को हो जाता है, उसकी वजह से भी डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं। देन कम्स अ स्टेट इन विच पीपल फील होपलेस। इसमें होता क्या है, लोग नाउमीदी की तरफ जाते हैं। डिजेक्टेड टू लव टू फैमिली टू वन फूड सेक्स एंड हॉबीज एटसेट्रा। नो पॉजिटिव रिजल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड कॉल्ड डिप्रेशन। कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, हर चीज़ तहस नहस हो जाती है इंसान की, उसको डिप्रेशन बोलते हैं। ये देखें जी, एक लड़की है, ये दिखाई गई है कि पिक्चर में, बिल्कुल अंधेरों में खुद को आइसोलेट किया हुआ है इसने। इससे क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं हम? इससे प्रिडिक्ट ये कर सकते हैं हम कि ज़िंदगी से बहुत तंग है, या इस पर कोई ना कोई प्रेशर है, वर्क प्रेशर है, या फिर इसके साथ कुछ ऐसा बुरा हुआ है कि ये बिल्कुल तन्हाई में चली गई है, इसको कोई पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आ रही और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। दिस इज अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन। मेडिकेशन इसमें मिथाइल डोपा दिया जाता है, ठीक है, और स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं, रेजरपीन, प्रोपेनोलोल, बेंजोडाइजेपीन्स, हाइड्रोलिजीन, ऑस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरॉन, टमोक्सिफेन, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, सिमेटिडीन, क्लोनिडीन, एंटी पार्किंसन ड्रग्स, ये इसमें दी जाती है। नेक्स्ट इज फोबिया। अब फोबिया क्या चीज़ है? अ फोबिया इज एन इलॉजिकल फियर। आपको नहीं पता, लॉजिकली कोई इसमें चीज़ नहीं होती कि जैसे सूरज है तो वो रोशनी देता है, एक लॉजिकल चीज़ है, चमकदार है, रोशनी देता है, रोशनी देता है तो हमें सब कुछ नज़र आता है और वो दिन कहलाता है, लॉजिकल थिंकिंग है। फोबिया क्या चीज़ है? इलॉजिकल फियर है, जिसकी कोई लॉजिक ही नहीं बनती है, उस तरह का खौफ है। जी मुझे जिन नज़र आते हैं, दूसरे को तो नहीं नज़र आ रहे, इलॉजिकल हुई ना रीज़न, ठीक है। किसी को किसी ऐसी चीज़ से डर लगता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन डर लगता है, ये लॉजिकल फेयर है, उसको फोबिया बोलते हैं। फॉर्म्स ऑफ फोबियाज। अब इस तरह की एक जो है एगोराफोबिया है, अकर्स व्हेन वन अवॉइड्स अ प्लेस और सिचुएशन टू अवॉइड एन एंग्जाइटी और पैनिक अटैक। ये इस तरह की फॉर्म है कि बंदा जो है ऐसी जगह पे जाने से या ऐसी सिचुएशन में जाने से डरता है जिसकी वजह से उसको एंग्जाइटी होगी, परेशानी होगी, खौफ आएगा। कुछ होते हैं सोशली ऑकवर्ड हो जाते हैं लोग, शादियों में नहीं जाना पसंद करते कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हजूम होगा, उनका दिल घबराएगा, इस तरह का फोबिया। स्टिमुलाई फॉर फोबिया क्या हो सकती हैं? जानवर भी हो सकते हैं। कुछ लोगों को मकड़ियों से डर लगता है, कीड़े मकोड़ों से डर लगता है, एवरीडे ऑब्जेक्ट्स, उनको यही लगता है कि ख्वाब में भी उनको वो चीज़ नजर आएंगी तो वो डर जाएंगे। और डेली बेसिस की जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, हाइट से डर लगता है किसी को पानी से डर लगता है। द 4 मेजर स्पेसिफिक फोबिया कैटेगरीज। नेचुरल एनवायरनमेंट से, जैसे कि बिजली का चमकना, एस्ट्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया पानी का, डेंड्रोफोबिया, ठीक है, ये जंगलों का। फिर है एनिमल्स, साइनोफोबिया मतलब कुत्तों का डर होता है, इक्विनोफोबिया इस तरह घोड़ों का, एंड बैट्रैकोफोबिया या बैट्रेचोफोबिया छिपकली से बहुत डर लगता है। फिर होता है मेडिकल ट्रीटमेंट। अक्सर को जो है ट्राइपेनोफोबिया इंजेक्शन से डर लगता है, कुछ को डेंटोफोबिया दांतों के डॉक्टर से डर लगता है, कुछ को हीमोफोबिया खून से भी डर लगता है। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जैसे एरोफोबिया, ऊंचाई पे जो है वो जाना, उससे डर लगता है। ग्लासोफोबिया, ठीक है, लोगों का सामना कैसे करेंगे। क्लॉस्ट्रोफोबिया, ठीक है, अकेले बैठना, और ये सिचुएशंस हो गई। नेक्स्ट इज शिजोफ्रेनिया। शिजोफ्रेनिया इज अ कंडीशन in which victim thinks he is going to be dead or finished, right? जिसमें फिनिश हो जाएगा, उसको खौफ होता है इंसान को। इसमें अब साइकोटिक सिम्टम्स क्या होंगी? लीजन्स है, हेलुसिनेशन है, इनकोहेरेंस है, हाइपर एक्टिव बिहेवियर है, ठीक है, और इसके अलावा जो है फ्लैट इफेक्ट है। इंसान को ये हो रहा होता है कि अजीब किस्म की सोचें आ रही होती हैं, वो एक से ज़्यादा कभी खुद जो है अपने आप को परसीव कर रहा होता है, उसमें डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, एक ही वक्त में बहुत सारा वो इंसान बन जाता है, कभी क्या सोचता है तो कभी क्या सोचता है, वो अपनी जहनी हालत उसकी ठीक नहीं होती और वो एक दुनिया में होता है, वो पता नहीं कितनी दुनियाओं में गया होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होगा शिजोफ्रेनिया का? उसमें जी एंटी साइकोटिक मेडिकेशन कर देंगे विद कम्बिनेशन, उसमें सोशल सपोर्ट आ जाएगी, ठीक है, और साइकोलॉजिकल सपोर्ट आ जाएगी। अब शिजोफ्रेनिया की रीजंस क्या हो सकती हैं? पुअर मनी, लैक ऑफ मोटिवेशन आ जाएगा, स्पीच डिसऑर्डर आ जाएगा, बोल नहीं सकते, एग्रेसिव मूड हो जाएगा बहुत ज़्यादा आपका, ऑडिटरी हेलुसिनेशन आना शुरू हो जाएंगे, उसको लगेगा कोई इसको बुला रहा है, हालांकि कोई भी नहीं होता, ठीक है। विजुअल हेलुसिनेशन, उसको लगेगा उसके इर्द गिर्द कोई है, ऐसे जैसे इस तस्वीर में दिखाया जा रहा है, वो मारना शुरू हो जाएगा उसको, हालांकि वो कुछ भी नहीं है।
फिर लाफ विदाउट रीजन, बिला वजह हंसना पागलों की तरह, या बिला वजह रोना शुरू हो जाना, ये सारी जो है ना शिज़ोफ्रेनिया में होती है। पैनिक डिसऑर्डर्स क्या है? साइकोटिक डिसऑर्डर इन विच अनबियरेबल एंग्जाइटी एंड फियर अराइज फ्रीक्वेंटली एंड विदाउट रीजनेबल कॉज। एक साइकोटिक डिसऑर्डर है जिसमें अनबियरेबल एंग्जाइटी होती है और खौफ तारी हो जाता है, बार बार होता है और विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। अप्लाइड साइकोलॉजी में आप देख लें, ये यूज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं एंड थेरीज टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स इन अदर एरियाज सच एज मेंटल हेल्थ, बिजनेस मैनेजमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, प्रोडक्ट डिजाइन एंड लॉ। इन सारी फील्ड्स में जो जो मेंटल हेल्थ के जो अकॉर्डिंग या रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम करने के लिए होते हैं। अप्लाइड साइकोलॉजी में क्या क्या आ जाते हैं, कौन से एरियाज? क्लिनिकल साइकोलॉजी भी आ जाती है, काउंसलिंग साइकोलॉजी, आप पेशेंट्स को काउंसलिंग करते हो, इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी भी आ जाती है, एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड कम्युनिटी साइकोलॉजी। इस हर फील्ड में साइकोलॉजी जो है अप्लाई होती है। जिन लोगों को जो जो इन फील्ड्स में मसले आ रहे हैं वो वहाँ साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी काम करती है। जैसे केस में ये ह्यूमन माइंड बना हुआ है और ये सीढ़ी वहाँ तक जा रही है, तो ये अप्लाइड साइकोलॉजी मतलब ह्यूमन माइंड को रीड करना इज साइकोलॉजी। This was all about today's lecture. I hope you will enjoy it and will read it by heart. Please learn it by heart. लिखें इसको अलग से और try to write it. ठीक है, जब आप पढ़ने बैठें तो लिख के याद करें ताकि आपको बाद में पेपर्स में प्रॉब्लम ना हो। आज हमने क्या मेंटल डिजीजेस पढ़ी हैं? एपिलेप्सी है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फोबियाज, शिजोफ्रेनिया, पैनिक डिसऑर्डर्स एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन हो, if you have any query then do ask, but please don't ask questions beside the mark. ठीक है, I hope you will understand. Thank you. Allah Hafiz.